हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है एसएससी वन पेज नोट सीरीज में। यहाँ पे हम पॉलिटी के सबसे 12 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। 12 क्यों? 12 नंबर मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैंने यहाँ पे पीवाईक्यूज, टेस्ट सीरीज और बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को देखते हुए मैंने एक क्वेश्चन की सीरीज तैयार की है और मुझे 12 क्वेश्चन अप्रोप्रिएट लगे। कॉन्सेप्चुअल आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी, रिवीजन आपका जबरदस्त से होगा और बहुत सारी चीज़ें जो आपने अभी तक भूल चुके हो या फिर नहीं सीखी आप सीखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लें इसको, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कंटेंट मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। छुआछूत को लेके कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल हमारा जुड़ा हुआ है? डायरेक्ट आंसर है, उसको समझाने की बात नहीं है, आर्टिकल 17 है, लेकिन समझाने की बातें यहाँ शुरू होती है। सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं इस चीज़ को लेके। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 ये कहता है कि स्टेट मतलब होता है पूरी एक सरकार, एक तरह से आपको लेके चलें। स्टेट किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। किस बेसिस से भेदभाव नहीं करेगा? वो बेसिस आपको पता होना चाहिए। वो था रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 चीज़ों को लेकर स्टेट का आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। किसी भी चीज़ को लेकर सबको समान रूप से देखेगा। इनके आधार पे आपको अलग नहीं देखेगा, उनको अलग नहीं देखेगा। ठीक है। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 क्या कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सरकारी चीज़ों में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ बताती है। आर्टिकल 17 क्या कहती है? अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को रोकने के लिए बनाई गई थी। और आर्टिकल 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 18 क्या कहता है कि टाइटल्स को हटाना है। ठीक है, टाइटल्स हटाना है। कौन से टाइटल्स हटाना है? तो कौन से टाइटल्स को नहीं लगाना है? टाइटल्स जैसे हो गए राजा, महाराजा, इस तरह के टाइटल्स की मनाही है, इनको नहीं लगाया जा सकता हमारे आर्टिकल 18 के अनुसार। ठीक है, हमारी जो ब्रेव आर्म्ड फोर्सेस हैं उनमें से जैसे कि लेफ्टिनेंट हो गए, मेजर जनरल हो गए, इस तरह के टाइटल्स आप आराम से लगा सकते हैं जो वहाँ के सर्विस दे चुके हैं। दूसरे जो प्रोफेशनल लोग हैं जिन्होंने खुद से अपनी एक एजुकेशन के बल पर डिग्री हासिल की है, जैसे कि डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, तो ये लगा सकते हैं। राजा महाराजा इस तरह के आर्टिकल नहीं लगा सकते। एक ट्रिकी चीज़ है, क्या भारत रत्न के लोग लगा सकते हैं सफिक्स या प्रीफिक्स में? तो इसका से डायरेक्ट उत्तर रहेगा नहीं। सफिक्स या प्रीफिक्स यानी कि नाम के जस्ट पहले भारत रत्न नहीं ले सकते हो। अगर सचिन तेंदुलकर की बात करें, ठीक है, तो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, रेगुलर नाम में कहीं भी नहीं ले सकते हो, या फिर सचिन तेंदुलकर भारत रत्न तुरंत नहीं ले सकते हो, कहीं अलाउड नहीं है ऐसा। ठीक है, लेकिन जहाँ तक है इसको प्रीफिक्स और सफिक्स में डायरेक्टली यूज नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 18 हमारा ये सबसे बड़ी बात बताता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई डायरेक्ट इलेक्शन बाय द पीपल। क्या राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आप कभी वोट डालने गए हैं? हाँ या ना में उसका उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मेंबर्स ऑफ लोकसभा, मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग ऑफ एमपीज एंड एमएलएस। तो उसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा। ऑप्शन डी में क्या होता है कि इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स होते हैं एमपी एमएलए, वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। हमारे यहाँ पे जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इलेक्टोरल कॉलेज का जो चुनाव कराते हैं वो सिर्फ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के ही चुनाव ही कराते हैं, सिर्फ इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, अब इसमें चुनाव में क्या होता है? इलेक्टोरल कॉलेज तो होता है। अब इलेक्टोरल कॉलेज में क्या होते हैं? एमपीज भी होते हैं, एमएलएस भी होते हैं। एमपीज कहाँ से आएंगे? एमपीज हमारे आएंगे लोकसभा से, राज्यसभा से। किस प्रकार से एमपीज आएंगे? जो इलेक्टेड होके गए हैं, जीत गए हैं अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में, जो चुनाव जीत के गए हैं, या राज्यसभा में जो अपने हिसाब से चुने गए जो एमपीज हैं, वही इसमें वोट डाल सकते हैं, ना कि नॉमिनेटेड वाले। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है? एमएलएस की बात करें तो एमएलएस हमारे हर राज्य में एक विधानसभा होती है, वहाँ पे एमएलएस निकल के आते हैं, तो वो भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज में क्या होता है? लोकसभा राज्यसभा के एमपी होते हैं और विधानसभा के एमएलए होते हैं। एमएलसी इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, विधान परिषद के लोग नहीं होते। कुछ 6 राज्यों में करीब हमारे एमएलसीज हैं, वो वहाँ से एमएलसीज हमारे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और कौन नहीं कर सकता? नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं कर सकते हैं। तो फिर से एक बात सुनेंगे, इलेक्टोरल कॉलेज के एमपी एमएलएस जो भी इलेक्टेड आए हैं अपने अपने क्षेत्र से, वही इसमें भागीदारी ले सकते हैं। ना एमएलसीज लेंगे, ना ही नॉमिनेटेड मेंबर्स लेंगे। ठीक है, अच्छा, इलेक्टोरल कॉलेज का चुनाव कराता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का। बाकी चुनाव कौन कराते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। और बाकी जो क्षेत्र जैसे कि पीएम की पोस्ट हो गई और सीएम की पोस्ट हो गई, एक तरह से ईसीआई के अंडर ही आता है ये इलेक्टोरल कॉलेज। लेकिन अगर डायरेक्टली बात की जाए तो एमपी और पीएम और सीएम को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। किसका चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता? इससे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। तो जो राज्य में ग्राम पंचायत का चुनाव है, ग्राम पंचायत का चुनाव और नगर पंचायत का चुनाव, इस तरह के चुनाव, म्यूनिसिपैलिटीज़ के चुनाव,
ये हमारे कराते हैं SEC, स्टेट इलेक्शन कमीशन, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग। वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव नहीं कराता है। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। प्रेसिडेंट के चुनाव में जो इंडिविजुअल्स हैं, जो भारत के नागरिक हैं, वो डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं, वो अपने MP MLAs को चुने रहते हैं, वही MP MLA आके चल के प्रेसिडेंट को चुन लेते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर? नॉट फीचर नहीं है पार्लियामेंट्री सिस्टम का। पार्लियामेंट्री सिस्टम का फीचर कौन सा नहीं है? क्वेश्चन थोड़ा सा आपको थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का है, थोड़ा सा डीप में जाने वाला है। ठीक है, तो इसको थोड़ा धैर्य से देखेंगे। देखो, ऐसा होता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम नाम से स्पष्ट है कि इसमें एक संसद होगा। तो संसद में कौन से लोग बैठते हैं? हमारे बैठते हैं MPs। MLA तो बैठते नहीं हैं, MP बैठते हैं। MP कहाँ से? अपने चुनाव क्षेत्र से चुन के आते हैं, फिर वहाँ पे जो जिसकी मेजोरिटी होती है वही अपना PM चुन लेते हैं और सरकार बन जाती है। इतना बेसिक आइडिया तो होगा ही। अब इसने पूछा कि कौन सा फीचर नहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम का, तो उसमें कहा है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है कि MPs जो हमारे होते हैं, सारे MPs एक हर राज्य के अपने जो आते हैं MPs अपने क्षेत्र से चुन के, वो लोकसभा बैठते हैं और अपनी जिम्मेदारी से अपनी बातों को रखते हैं कि ये काम हमने कराया अपने क्षेत्र में, ये चीज़ें करनी है, या फिर देश के लिए ये कानून बनाने हैं। हर एक चीज़ की बातें होती हैं। तो कलेक्टिव क्या होती है? आपसी समझ करके, मिल करके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो वो लोकसभा में बैठते हैं, लोकसभा में इनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाती है MPs की। भाई MPs से जवाब मांगने कौन जाएगा? हम आप तो जा नहीं सकते डायरेक्टली। डायरेक्टली जा सकते हैं, लेकिन एक होता ना कि एक प्रोसीजर होता है उनसे बातचीत करने का, या फिर उनसे एक रिस्पॉन्स लेने का। तो देश के मंच पे यानी कि लोकसभा में जाके वो अपनी बातें रखते हैं और वहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अपोजिशन के MPs इस MP से, जो रूलिंग पार्टी के MPs हैं, उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने काम ये क्यों नहीं किया, कैसे हुआ, हर चीज़ की बातें होती हैं। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पहला चीज़ हो गया। नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, सुनिएगा, MPs जिसकी मेजोरिटी होती है या फिर कोएलिशन जिसका बन जाता है, उसके PM बन जाते हैं उसी पार्टी के। ठीक है, अब PM तो भाई हेड हो गए देश के। अब फिर ये नॉमिनल हेड क्या होते हैं? नॉमिनल हेड क्या होते हैं? भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट होते हैं। ये पार्लियामेंट्री फीचर का एक हिस्सा है। देखो, चुने हुए जो लोग के जो MPs बनते हैं वो PM बनाते हैं अपनी, यानी कि प्रधानमंत्री बनाते हैं। प्रधानमंत्री ही एक्चुअल देख रेख करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, और प्रेसिडेंट क्या होते हैं? नॉमिनल हेड होते हैं। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर की बात हो रही है। देखो, भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है? एक होते हैं एग्जीक्यूटिव, एक होते हैं लेजिस्लेटिव, एक होती है जुडिशरी। ठीक है, ये तीनों हिस्से हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में, हिस्से हैं। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? काम। जैसे एग्जीक्यूटिव मतलब कार्य करना, कार्य को आगे बढ़ाना। लेजिस्लेटिव मतलब होता है कानून बनाना। और जुडिशरी मतलब न्याय देना। कोई भी चीज़ संविधान के दायरे के बाहर ना हो, इस तरह की चीज़ों को न्याय देते हैं। लेजिस्लेटिव में कौन लोग होते हैं? आपने देखा होगा कि रूलिंग पार्टीज की MPs जाके वहाँ बैठते हैं, अपना बिल रखते हैं, बिल पास होता है, फिर उसी हिसाब से लेजिस्लेटिव कानून बनता है। फिर आपने नोटिस किया होगा कि वही MP जब बाहर आते हैं तो अपना मंत्री पद संभाल लेते हैं। जैसे कि विदेश मंत्रालय के जो मेंबर हैं वो जाके वहाँ पे MP बन जाते हैं, लेकिन बाहर आएंगे तो अपना मंत्रालय संभाल रहे होंगे। ठीक है, अब आपने नोटिस किया होगा कि यही MP भी अंदर जाके बनते हैं और यही एग्जीक्यूटिव भी बनते हैं, जो कार्य कराते हैं। जो कानून पास होता है वही कार्य कराते हैं। जैसे कैसे? मान लो कि हैंडपम्प लगवाना है, उसके लिए MP सब लोगों ने बिल पास करा लिया। अब यही जो जल वाले जो मंत्री हैं, जो पंचायती राज के हैं, जो जरूरी उस रिलेवेंट डिपार्टमेंट के MPs हैं, वो जाके अपना काम करवाते हैं, तो एग्जीक्यूटिव की तरह कार्य करते हैं। तो कोई अंतर दिख रहा है आपको? सेपरेशन कोई खास दिख रहा है कि अलग अलग लोग हैं? नहीं नहीं, एक ही तो है। यही तो जाके वहाँ बैठते हैं। अपोजिशन को छोड़ दिया जाए अगर, तो रूलिंग पार्टी के ही एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं चल के। तो इसीलिए इसमें सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता, लगभग पार्शियल होता है। हाँ, जुडिशरी के साथ होता है। जुडिशरी में क्या होता है कि जो कानून बनाते हैं, तो जुडिशरी में देखती है कि कहीं फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा है या फिर किसी का संविधान के दायरे के बाहर नहीं है, तो उस पर वो स्टेक डाउन कर देती है। अगर कोई बाहरी कानून, मतलब ऐसा नियम बन जाए जो संविधान के दायरे के बाहर है या फिर उसके, तो जुडिशरी तो एक अलग दिख रही है आपको, लेकिन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव में आप देख पा रहे होंगे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होती है। और उसने क्या पूछा? नहीं है, नॉट ए फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, मेजोरिटी पावर रूल आपको पता ही होगा कि जिसकी ज़्यादा MPs होते हैं, कोalition जो बना लेता है वही उसका PM बनता है। तो यही पार्लियामेंट्री का हिस्सा है। पार्लियामेंट्री में क्या होता है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोकसभा में जाना है, नॉमिनल हेड होते हैं, मेजोरिटी रूलिंग पार्टी होती है, और सेपरेशन ऑफ द पावर देख ही लिया आपने यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये किस आर्टिकल के तहत गारंटी की गई है? तो ये हमारे आर्टिकल 32 के तहत की गई है। 32 में आपको बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का जो मुख्य कोर्ट है, वो क्या करता है? रिट्स जारी करता है। अगर भारत में रहने वाले नागरिक का किसी की अगर फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, यानी कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, और वो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? रिट जारी कर देगी। वो सरकार से पूछेगी किसके मौलिक अधिकारों का हनन क्या हो रहा है। तो इसी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, ये चीज़ जान के रखेंगे। और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने इसको कहा था कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है।
आर्टिकल 32, इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टर्म फेडरल इज मेंशन्ड इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान में फेडरल कहाँ मेंशन किया गया? फेडरल कहीं आपने पढ़ा होगा? बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं मेंशन्ड है। ऑप्शन डी बताया गया है कि इसमें कहीं मेंशन नहीं है। बात सच है। क्यों सच है? देखो, फेडरल होता क्या है? फेडरल क्या मतलब होता है? शक्तियों का बंटवारा। तो शक्तियाँ कैसे बांटेंगे भाई? शक्तियाँ बांटने के कुछ तरीके हो सकते हैं। हो सकता है केंद्र सरकार के पास शक्तियाँ हों और राज्य सरकार के पास शक्तियाँ हों। इसी को हम फेडरल फीचर कहते हैं। फेडरल एक टिपिकल वर्ड आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन आप इसको बंटवारे की तरह देखें। हु एडमिनिस्टर्स ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलवाता है? सही उसका उत्तर कौन है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति दिलवाते हैं। अब आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी प्रेसिडेंट ही ओथ दिलवाते हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा को भी प्रेसिडेंट ही ओथ दिलवाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को भी प्रेसिडेंट ही ओथ दिलवाते हैं। अब प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है, शपथ? तो वो दिलवाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको जान के रखेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है? अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में फ्रीडम एक बहुत ही मेजर थीम होता है, ठीक है। तो कभी भी अगर जानना कि फंडामेंटल राइट्स वगैरह ये सब अमेरिका से लिए गए हैं, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। जुडिशियल रिव्यू एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी हमारे यूएस से ली गई है और इसीलिए जुडिशियल रिव्यू भी यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। इसको इस तरह से याद कर सकते हैं हम। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से पता ही है क्या? डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि राज्य अपनी जनता की भलाई के लिए ऐसे कानून बनाता रहेगा जो उनकी अच्छाई के लिए हो, वेलबींग के लिए हो। कैनेडियन से हमने क्या लिया है? सेंट्रल के पास थोड़ी ज़्यादा पावर होती है स्टेट से, ठीक है। थोड़ा सा सेंटर के पास एक टिल्टेड होती पावर्स। अमेरिकी संविधान से हमने देख लिया फंडामेंटल राइट्स वगैरह हो गए। ब्रिटिश से हमने क्या ले लिया? बाई कैमरलिज्म ले लिया, लोकसभा राज्यसभा होती हैं, साथ साथ सिंगल सिटीजनशिप, ये चीज़ें हमने यहाँ से ले ली हैं, ठीक है। व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द एंटी डिफेक्शन लॉ? तो एंटी डिफेक्शन हमारा लाया था 52 संविधान संशोधन में 52nd में। क्यों आया था? सपोज कोई पार्टी एक्स है और उस पार्टी के मेंबरशिप किसी ने ले रखी है, आदमी ने ए ने ले रखी है। ए चुनाव जीत जाता है तो वो ए क्या करेगा? ए पार्टी हमेशा एक्स के साथ जुड़ा रहेगा। ये नहीं कि वो जीतने के बाद पार्टी वाई में चला जाए, नहीं नहीं। क्योंकि जनता ने जब वोटिंग की थी तो पार्टी एक्स के साथ था, तो पार्टी एक्स के भरोसे को देखते हुए उसने वोट प्राप्त किया था। अब ये नहीं कि जीतने के बाद ये वाई को समर्थन, मतलब वाई के पास चला जाए। तो ये चीज़ें रोकने के लिए डिफेक्शन इश्यू कहते हैं कि जिस पार्टी से जीतोगे उसी पार्टी में रहोगे। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा कितनी? 552 है। 552 कैसे है? इसको आप ब्रेक डाउन कर लीजिए। 530 और 530 भी 50 और 2, ठीक है। 2 क्या हमारे थे? एंग्लो इंडियन थे, इनको हटा दिया गया। अब ये नहीं आते हैं। 2 एंग्लो इंडियन की रिजर्व थी। 20 सीटें हमारी, जो 20 सीटों के जो रहे आते हैं एमपी से होते हैं, यूनियन टेरिटरी से आते हैं, और बाकी किससे आते हैं? राज्यों से आते हैं, भारत के राज्यों से आते हैं, ये एमपी सारे आते हैं। तो ये लोकसभा के एमपी कितने हो गए? 552। 2 हटा दिया गए हैं। ये मतलब एंग्लो इंडियन वाला कॉन्सेप्ट लगभग अब ना के बराबर रह चुका है, ठीक है। और एक बार बताना चाहूँगा कि आपको राज्यसभा में हमारे कितने 250 एमपीज आते हैं, जिसमें से 238 चुन के आते हैं और 12 क्या होते हैं? नॉमिनेटेड होते हैं। तो ये लोकसभा राज्यसभा दोनों क्लियर हो गई। एक बात और बताना चाहूँगा कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ हमारा आया था वो 10th शेड्यूल में आया था। पहली बात तो इसको हम जान के रखेंगे। दूसरी चीज़ ये हमारे जब आया था तो ये 1985 साल 1985 में आया था। इसको दोनों हम जान के रखेंगे। कौन सा पार्ट पंचायती राज से डील करता है? तो पार्ट 9 डील करता है। पंचायती राज में क्या होते हैं? जो गांव स्तर पे होते हैं ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत होते हैं। फिर क्या होते हैं? ब्लॉक लेवल पे क्या होते हैं? पंचायत समिति होती है, फिर क्या होते हैं? ज़िला परिषद होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, ठीक है। इस तरह से देखो, ग्राम पंचायत अपने एक सिंगल गांव को देखेगा। पंचायत समिति क्या होती है? मल्टीपल गाँवों का क्लस्टर होता है, 3 से 5 गाँव, जितना भी मतलब उनका होता है लिमिट। और ज़िला परिषद क्या होते हैं? पूरे जो जिले के गाँव हैं उनको देखते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को कौन से फंडामेंटल राइट को इमरजेंसी में सस्पेंड कर दिया जाता है? तो ये हमारा आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 थोड़ा सिंपल है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इसमें आते हैं, ठीक है, असेंबली, मूवमेंट, इस तरह की चीज़ों को रोक दिया जाता है इसमें, ठीक है। जबकि आर्टिकल 14, 20, 21, 23, 24, 25 से 30 सब मतलब इंटैक्ट रहते हैं, इसको सस्पेंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे आर्टिकल 19 सस्पेंड होता है इमरजेंसी के तहत। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे हमारे पास कितनी इमरजेंसी है? 3 है। कौन सी है? 352, 356 और 360। नेशनल इमरजेंसी हो गई, ये हो गई राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल होती है, या स्टेट इमरजेंसी इसको कहते हैं। और ये होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये आता है रेसिडुअरी पावर्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइव विद। तो रेसिडुअरी पावर होती क्या है? कुछ जो हमारे पास जो पावर्स होते हैं, जो कानून बनाने की शक्तियाँ होती हैं, वो सिर्फ केंद्र के पास होती हैं।
कुछ शक्तियाँ स्टेट के पास स्पेशली होती हैं, इस स्पेशली की बात हो रही है, और कुछ होती कंकरेंट होती है जिस पे दोनों बना सकते हैं, और कुछ होती हैं जो बिल्कुल नई होती हैं, जिनका कुछ अता पता नहीं होता, वो नए तरह से जैसे जैसे भविष्य में आगे बढ़ते हैं वो नई नई चीज़ें निकल के आती हैं। कैसे? जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है, साइबर लॉज हो गए, और एटॉमिक एनर्जी हो गई, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गई, ये सब हमारे केंद्र सरकार के पास ऑटोमेटिकली चली जाएंगी। जो जो सेंटर में मेंशन नहीं है, स्टेट में मेंशन नहीं है, जो कंकरेंट में मेंशन नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सेंटर में चले जाएंगे नई चीज़ें। तो यूनियन लेजिस्लेचर के पास इन चीज़ों पे कानून बनाने की क्षमता होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो फॉर टिल द एंड। कोई डाउट या फीडबैक हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, और होपफुली मेरा पेस जो बोलने का तरीका थोड़ा फास्ट नहीं होगा, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा और स्लो बातें करूँ। और ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दम है, इसमें डेप्थ है, और जो ऑप्शंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं इससे मल्टीपल एमसीक्यूज और बन सकते हैं। तो कोई डाउट या फीडबैक हो तो जरूर शेयर करिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों में इसको शेयर करते हैं और वीडियो को लाइक कर दें।